5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिकता वाले वीडियोस सामने आ रहे हैं या कई लोग ईवीएम को दोषी ठहराना शुरू कर दिया है, तो ये सब चीज़ें अब चर्चा हो रही हैं, जगह जगह चर्चा हो रही है। मैं राजधानी दिल्ली में हूँ, राजधानी दिल्ली भी इससे छूटी नहीं है इस चर्चा से, और यहाँ पर भी लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है? एक शख्स हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिजारा है। मैं भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से हूँ। राजस्थान से भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से। बहुत बढ़िया। तो राजस्थान में जो कुछ हुआ, क्या लग रहा था? उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा? क्योंकि वहाँ पर लोग कह रहे हैं प्रत्याशित जीता, ऐसा लग नहीं रहा था कि... नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था। पर सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी राजस्थान के अंदर जो सनातनी है ना, सनातनी के धर्म से अगर जोड़ा जाए तो राजस्थान में बीजेपी होनी चाहिए, ठीक है। और धर्म के हिसाब से ही राजस्थान में बीजेपी को अब के सारे सीटें बीजेपी की लेके आए हैं, ठीक है। और सबसे पहले अगर ऊपर से जोड़ा जाए, देखा जाए तो सब लोग मोदी जी को देख के वोट दिया और मोदी जी को देख के सपोर्ट किया बीजेपी का। विकास को देखा जाए तो नहीं, विकास तो ऐसी कोई बात नहीं। विकास तो कांग्रेस ने भी कराया, तो विकास बीजेपी ने भी कराया, ठीक है। बीजेपी भी, और राजस्थान में 30 सालों से तो ऐसा चल रहा है कि 5 साल ये और 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ठीक है। फिर भी अब 5 साल जो देखा जाए ना, तो 5 साल से मोदी जी को समर्थन के अंदर और मोदी जी को सपोर्ट करके बीजेपी को लेके आए राजस्थान के अंदर। बस मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं लोग। ईवीएम पर नेता मैंने देखा है सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम पे क्या सही है, ऐसा कुछ है? जब आप तो राजस्थान में वहाँ रहते हैं, वहाँ कुछ ऐसा नजर आया ईवीएम? मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आया। मैं जो राजस्थान में मैं अलग अलग स्टेज पे जाता हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है। क्या करते हैं आप? मैं सिंगर हूँ। अच्छा। ठीक है, मैं सिंगर हूँ, तो मुझे कांग्रेस के कार्यक्रम भी मिलते हैं, तो मुझे बीजेपी के कार्यक्रम भी मिलते हैं, ठीक है। सारे कार्यक्रम मिलते हैं। तो इसके अलावा अगर वहाँ देखा जाए तो सनातनी के हिसाब से बीजेपी को लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं। चलिए, आपको दोनों तरह के कार्यक्रम मिलते हैं, तो कांग्रेस वाले भी किस तरीके की गाने की फरमाइश करते हैं? वहाँ पे उनकी किस तरीके की गाने तो वैसे उनकी फरमाइश के हिसाब से हम गाने चॉइस नहीं करते हैं। अच्छा। हम वैसे सनातनी हैं तो हम भजन गाते हैं। चलो ये मान लीजिए, अगर आप कांग्रेस की स्टेज पर हैं, कांग्रेस का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ कौन सा गाना गाएंगे? तो उस भगवान श्री राम के, कृष्ण के खाटू जी के। गा के सुनाइए जरा। अगर कांग्रेस के स्टेज पे भी हो गए तो हम जो सनातनी जो भी भजन है वही गाएंगे। हम उनके कहने पे कोई चीज़ नहीं गाएंगे। अच्छा, सुना के सुनाइए जरा। जैसे हम स्टेज के अंदर जाते हैं, पब्लिक के अंदर भी जाते हैं, वहाँ पे कांग्रेस का भी बैठा रहता, बीजेपी का भी बैठा रहता। वहाँ पे हमें भजन गाना हो तो कोई भी ऐसा कोई चॉइस करके भजन गा लेते कि ये भजन गा दिया, बस। तो सुनाइए आपका भजन, सुनिए जरा। मैंने भजन सुनाया था अभी, सुनाइए। बाकी हमारे राजस्थान का तो फेमस भजन वही है, हल्दी घाटी के अंदर समर लड़ा है। सुनाइए। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। बस अब जैसे भी एक ही मंच के ऊपर पब्लिक में कांग्रेस भी बैठी रहती है, बीजेपी भी बैठी रहती है, पर उनको ओनली फॉर इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीति की जगह है और भजन की जगह है। क्योंकि बाबू जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? भारद्वाज जी, जिस तरीके की ये जीत मिली है 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हालांकि अब जवाब ये भी आने लग पड़े हैं कि ईवीएम जैसे हर बार का रहता है। तो देखिए, विपक्ष जो है ना, वो हमेशा उल्टा ही बोलता है। जब कर्नाटक जीते जब ठीक था, हिमाचल जीते जब ठीक था, तो ये सब चीज़ बेकार की बातें करके विपक्ष, मतलब जो बुखलाहट है इनके अंदर, वो आ चुकी है आज की तारीख में। तो पब्लिक जो है ये सब कुछ जानती है आज की तारीख में। अब रही है 24 के में जो इलेक्शन ये इतना जीती है, 3 राज्य जीते हैं, तो क्या ये एक सनातन धर्म का मुद्दा था, कई मुद्दे थे, भगवान राम का एक मुद्दा था, बहुत बड़ा। सनातन धर्म की बात हो रही है, आगे आ जाइए आप। सनातन धर्म की ही बात हो रही है, क्या ये विकास या धर्म पर लोग गए हैं या विकास पर गए, क्या सोच रहे हैं? नहीं, दोनों चीज़ पे गए। अच्छा। जो मेरे यूथ को, जो और मेरी कंट्री के जो लोगों को बात
जो 3 स्टेट में 5 स्टेटों में इलेक्शन हुआ था, जो वोट पड़ा है, जो विपक्ष के लोगों ने सनातन को टारगेट किया है और पूरी कंट्री के अंदर निगेटिविटी फैलाई है, उस बात पे भी 60% 70% वोट पड़ा है और 30 से 40% वोट जो पड़ा है वो डेवलपमेंट को पड़ा है। पार्टियां तो सही पूछो ना, विपक्ष तो सर अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। मैं खुद विपक्ष में हूँ, विपक्षी, हालांकि मैं खुद विपक्षी फॉलोअर हूँ, लेकिन मैं देखिए मेरे साथ एक विडंबना है कि सच को सच कहो और गलत को गलत कहो और झूठ को झूठ कहो। देखिए, वी आर नॉट पेरोल पर्सन, वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन एनीबडी पार्टी कि हमें पिक ड्रॉप नहीं मिलनी, ना ही कोई खर्चा मिलना है। तो पब्लिक के बीच में मुझे क्या बोलना है, मुझे ना बीजेपी से कुछ ओवरहेड मिलने हैं कि मैंने भगवा डालना है, जो राम को लाए थे हम उनको लाए। ठीक है, राम को, ये देखिए एक राइटर ने लिखा है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। और जहाँ तक राजनीति में धर्म का होना आपको लगता है ठीक है? युवा हैं आप थोड़ा सा आगे मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। राजनीति में धर्म का इन्वॉल्वमेंट हमारे देश में बहुत ही खतरनाक स्तर पे पहुंच चुका है और ये किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। जहां तक बात, चाहे वो पक्ष करे चाहे विपक्ष करे, और जहां तक धर्म के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए। आप किसी भी लॉबी को टारगेट नहीं कर सकते, चाहे वो कंट्री हेड हैं, चाहे वो सीएम साहब हैं, चाहे वो सनातन है, चाहे वो किसी भी। मैं कह रहा हूँ देखिए, लोकतंत्र है, दुनिया रह रही है हमारी कंट्री में, तमाम कंट्री के रिफ्यूजी भी हमारी कंट्री में आ रहे हैं, रह रहे हैं। अब हम सनातन को, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की में जिसने जन्म लिया है, सनातन को निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। सनातन कोई धर्म तो नहीं है शायद? नहीं, सनातन आप कैसे कह सकते हैं? सनातन तो हिंदू है ना। मेरी बात सुनिए, सनातन अगर धर्म नहीं है तो सनातन को हम पूछते हैं, हम सनातनी हैं। सनातन को, हिंदू को डेंगू और मलेरिया से कन्वर्ट करने वाला पता है कौन है? गठबंधन का नेता। ये सवाल उनसे पूछिए। आप कहते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन जो विपक्ष में बैठा है वो हिंदू मुस्लिम करता है, और आप लोग सवाल उससे नहीं करते। जो सनातन को हिंदू और मलेरिया से कन्वर्ट करने की बातें करता है, भाजपा तो नहीं लाई थी। डेंगू मलेरिया कहने वाला वो था, और वो अगर कहेगा तो क्या हम लोग सुनते रहेंगे? एक सनातनी सुनता रहेगा, एक सनातनी अपना ये असर पड़ा है आपको? आप युवा हैं, लगता है कि इन राज्यों में जिस तरीके से भाजपा को वोट मिला है, तो इन चीज़ों का असर पड़ा है क्या पब्लिक पर? हाँ, बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि वो अपनी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं और उनके काम से वोट पड़ा है। क्योंकि 2014 के पहले आप देखिए क्या था, आज देखिए बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकनॉमी देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। ये लोग बस बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। हम भी मोदी जी को फॉलो करते हैं, पर मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, उनके नीचे वाले नेता काम नहीं कर रहे। जनता में जो जनता में नीचे रोष है वो ये है कि नीचे वाले विधायक हो, सांसद हो, राज्य मंत्री हो, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक चीज़ देखा जाए ओवरऑल, 4 करोड़ 90 लाख, अगर चारों राज्यों के हम वोटों की गिनती करें, जो मैसेज बता रहा है कि 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े और 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को पड़े। ज़्यादा फर्क नहीं है माय डियर फ्रेंड। पत्रकार महोदय, आपके सवाल का तो जवाब, 4 से 5% जो वोट है वो सत्ता पक्ष को पड़ा है, ज़्यादा फर्क नहीं है परसेंटेज का, जहाँ तक सवाल है। और जहाँ तक मैं, इस भाई का मेरा कोई परिचय नहीं है, ये भी धन्यवाद का पात्र है। वास्तव में इस तरह के लोग हीरा बन के निकल के आते हैं, ये लोग हार्ट टचिंग बात करते हैं और वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। कारण देखिए, इसने कितनी बड़ी बात कही, मोदी जी से, योगी जी से कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, डजंट मैटर यार। पब्लिक के लिए नीचे की लॉबी क्या कर रही है, शासनिक प्रशासनिक लोग क्या कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता का भला कहाँ होना है। मेन यह है। देखिए, कॉमन, कहीं हम कहेंगे सत्ता पक्ष विपक्ष में होने के बावजूद, मैं एक बात आपको ओपन करूं, इन बातों से निकलना पड़ेगा। ईवीएम कहाँ खराब थी? तेलंगाना में नहीं थी भैया, कर्नाटक में नहीं थी, एमपी में थी, वहाँ थी। दैट इज़ रॉन्ग। पब्लिक के जनादेश को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कॉमन सी बात है, हम चेंजिंग फैक्टर था जी, चेंजिंग फैक्टर था तो 15 साल रमन सिंह जी राज कर गए, और आपकी जी बची बचाई लुटिया को माधव सिंधिया के बेटे ने डुबाने का वहाँ काम किया। उसके बाद आपने एफर्ट्स किया, 6 महीने से वहाँ मार्केटिंग कर रहे हो, हमारा आला कमान। और कमाल की बात देखिए, कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश प्रभारी बना के किसको भेजा?
मिस्टर सुरजेवाला, जिनका अभी 2 महीने पहले स्टेटमेंट आया था खैर कि वो चीजें जो हमको वोट नहीं करेंगे वो राक्षस आप क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन जीतों को? ठीक है सर। देखिए ये जो 2009 में जो आए थे दोबारा में कांग्रेस की सरकार, तो इसको ये मशीन की खराबी तो अटल बिहारी इरवानी साहब ने बताए थे कि जो तुम्हारे दोबारी मशीन में जो तो 20-25 में दोनों को बोलने का आदत है, कोई एक भी पहले कोई बाद में बोलता, कोई बाद में पहले बोल देता है। और इसमें क्या है कि देखिए कुछ अपने कांग्रेस के भी नेता जो है लापरवाही है, जो नई पीढ़ी को जो आने नहीं देते हैं, पीछे पुराने बुढ़े को सब कुछ आगे जाता है, काम कोई है। जो सिंधिया को देखिए, दोनों का आपस में दोनों का सही नहीं था। एक बात कहना चाहूँगा कि देश में ना इलेक्शन ख़त्म होने चाहिए, खाली एक ही बार इलेक्शन हो। इतना पैसा बाहरें कि कोई हिसाब नहीं। यही पैसा विकास कार्य में लगाया जाए, यही पैसा बुजुर्गों की फैसिलिटी में लगाया जाए, यही ये एक दूसरा मुद्दा है। हाँ। कैसे विदेश में एक ही राष्ट्रपति होती है ना चुनाव, उसे इंडिया में वैसे एक ही राष्ट्रपति चुनाव करके बस उसके 5 साल में हो, जो 10 साल चुनाव लड़ लिया, कैसे अमेरिका में है जो आदमी 10 साल चुनाव लड़ लिया वो दोबारा चुनाव लड़ने को राजी नहीं होती है। वैसे इंडिया में भी कर दो, कोई भारी नहीं पड़ेगा, ना खर्चा भी नहीं पड़ेगा। हर स्टेट में हर 2 महीने 6 महीने साल भर के बाद इलेक्शन होता है। ये एक ही इलेक्शन करवा के खत्म कर दो, राष्ट्रपति शासन इलेक्शन करवा दो। जो 5 साल के बाद जो 5 साल जो रहेगा वो ठीक है, जो 5 में दोबारा जीतेगा आगे ठीक है, 10 साल के बाद। बाबू जी चल क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, कैसे जीतेंगे? नहीं सही चल रहा है। देखो जो हारेगा वो तो ईवीएम पर सवाल उठाएगा। कांग्रेस ने एक जगह गवर्नमेंट आई है कांग्रेस की, वहाँ तो उन्होंने सवाल ही उठाए कांग्रेस ने, वहाँ जीती, वहाँ कोई बात नहीं है। लेकिन जो 24 का जो इलेक्शन है, जो मोदी जी का इलेक्शन है, उसमें तो मोदी जी आएंगे, हर हाल में आएंगे, हर कीमत में आएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो ये 5 राज्य में इनको जो जीत मिली है ना, बीजेपी को जो जीत मिली है, ये G20 का भी कुछ के अंदर कमाल है। G20 में इतना सम्मान मिला है देश को, इतना सम्मान युवा है, क्या फायदा हुआ G20 का? कुछ फायदा हुआ आप लोगों को? सर G20 जो है ये पूरा देश वर्ल्ड को सोचने का बहुत बढ़िया चीज़ था, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई थी। इससे राजनीति को क्या फ़र्क पड़ा नहीं है अलग बात है। लेकिन अभी आप सवाल कर रहे थे सर ईवीएम पर, ईवीएम का बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी डेटा पता होगा, जापान ईवीएम बनाया, वो बैन कर दिया। अमेरिका यूज़ नहीं करती ईवीएम का, जर्मनी हाल फिलहाल में बंद कर दिया है सर। इंग्लैंड जो हम लोग को 200 साल तक गुलाम करना बनाया, हर चीज़ों में डेवलप है, उनके पास क्या नहीं है, वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराती है? सर सबसे बड़ा बात मुझे जो लगता है एज ए युवा, और जो मैं अभी तक देख चुका हूँ सर, ईवीएम को कई बार इंजीनियर एक्सपर्ट जो हैक करके सामने प्रूव किया गया, तो ईवीएम हैक हो सकती है, ये प्रूव कर चुका है लोग। दूसरी बात, जिन्होंने बनाया ईवीएम वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो जरूर वो यूज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उससे गड़बड़ी हो सकती है ना। 1 मिनट, आपने बताया इलेक्शन कमीशन कहाँ मानता है कि उसको हैक कर सकता है कोई? वो कोई नहीं मानता। वो सरेआम कहते हैं। आज उनकी जितनी भी सीटें किसी पार्टी की आ रही हैं, चाहे कम या ज्यादा, इलेक्शन कमीशन इसको बिल्कुल नहीं मानता। वो सरेआम चैलेंज करते हैं। कर्नाटक जीता ना सर एक तो यार मैं हम कहाँ कह रहे हैं, अरे यार कुछ और बात है, आप क्यों बीच में कुछ छोड़े? कर्नाटक हिमाचल ले आए यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो चीज़ है, पहले बैलेट पेपर होता था, बैलेट पेपर है तो वही है, उसके ऊपर वो चुनाव लड़ना है। अब सर एक बात मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था सर। ये जो ईवीएम का सबसे पहले मजा लूटा कांग्रेस वाला, और अब बीजेपी वाला लिख रहा है। सिंपल है, पहले ईवीएम जो कांग्रेस लाया उसका फायदा उन्होंने उठाया, और अब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी उठाई, क्योंकि अगर नहीं उठाई रहती तो सर ईवीएम जो देश बनाई वो क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते भाई? अब बताइए, जब ईवीएम सही है आप बता दीजिए सर। अगर ईवीएम सही है तो जो देश बनाया, यानी कि आप जो खाना को बनाए आप खुद क्यों नहीं खा रहे, दूसरे को क्यों खिला रहे, है ना? लॉजिक तो होगा ना, जरूर उसमें जो है, जरूर सर 2-3 दिन पुराना खाना होगा। सजा जी आप बताइए, जिस तरीके से अब हार के बाद ये ईवीएम का रोना क्यों शुरू हो जाता है, ये क्या बात? सर देखो, वाकई कुछ ऐसा है? अपोजिशन जहाँ जीतती है ना वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हारती है तो वहाँ रोती है वो। ठीक है ना, कह रहे हैं ईवीएम हैक हो जाता है। वेबसाइट थी अमेरिका की, वाइट हाउस की, वो हैक हो गई। ईवीएम क्या चीज़ है ये? ठीक है ना, तो ये देखिए, एक होता है हैकर्स का काम यही होता है, क्योंकि बड़ी बात नहीं हैक करना। ईवीएम की बात कर रहे हो साहब, उनको ईवीएम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा शायद। ठीक है ना, बस वो जितना पढ़ के आता उतना बोलते हैं वो।
तो हैक हो गई होगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली बैलेट पेपर्स की तो पेटियाँ गायब हो जाती थी, बैलेट पेपर्स की तो पेटियाँ गायब हो जाती थी वो। ठीक है, इसमें कोई बल्कि ईवीएम कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू अगर हम बैलेट पेपर्स की बात करें तो। पंचायत चुनाव हुआ था सर पश्चिम बंगाल में, एक चीज ममता बनर्जी उठा के ले गई। ममता बनर्जी के जो पाले हुए गुंडे हैं पंचायत चुनाव में लोगों की हत्या तो करी और उठा के ले गए। तिलक का ट्रेंड चल गया है क्या? जीतने के बाद मैं देख रहा हूँ पहले से लगा हुआ है सर। आज मंगलवार भी है, हम हनुमान मंदिर भी जाते हैं और हम लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव ही सनातन धर्म पे लड़ा गया है। सनातन धर्म को इरिडिकेट करने को बोला राहुल गांधी के चेले उदयनिधि स्टालिन ने, इंडिया अलायंस के एक बड़े घटक दल ने, क्या नाम है, डीएमके पार्टी। सनातन के नाम पे तुम कहोगे डेंगू मलेरिया है और कोरोना कहोगे और इरेडिकेट करने उन्मूलन की बात करोगे तो जनता तुम्हें ही सफा कर देगी। और उसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, 8 सीटें तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को हरा दिया। राहुल गांधी का सुपड़ा साफ हो गया पूरी तरह। तीनों राज्यों में जो उनके फंडिंग करने वाले चमचे थे, चाहे वो एक और तिलकधारी हैं, आप क्या कहेंगे कि क्या लग रहा है, ये चल क्या रहा है? ये इसके बाद, हार के बाद कोई ईवीएम बता रहा है, कोई सनातनी वजह बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है कि आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? असल कहानी क्या है, जहाँ तो बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम हैक हो जाती है। जैसे दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, आप बंगलौर चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, तेलंगाना चले जाओ, वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती। क्यों? वहाँ वो प्रमाण दे देती है कि मैं विधवा नहीं हूँ। ठीक है ना भाई, मेरी शादी हो चुकी है, मैं यहाँ सही हूँ। ईवीएम कहाँ हैक होती है? जहाँ बीजेपी की सरकार आती है वहीं ये विधवा हो जाती है, विरलाप शुरू हो जाता है। ये क्या करते हैं, जितना हिंदुओं को ये गाली देंगे उतना इनका दिन ब दिन सुपड़ा साफ होगा। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है हिंदुओं को मिटाने चले तो ये खुद ही मिटते जा रहे हैं। जैसे 400 थे अब 44 पे आ गए, आने वाले समय में हो सकता है ये 4 पे ना रह जाएं। अब की बार मोदी 350 पार। चलिए, स्पष्ट कह दिए हैं कि अगर जो वामपंथियों के लीक पर चलोगे, वामपंथियों के लीक पर चलोगे, नेताओं लोगों ने सभी को चेताए हैं कि वामपंथियों के लीक पर चलोगे ना तो जो हाल वामपंथियों को हुआ है ना वही हाल तुमको हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इधर आइए, बहुत इंटरेस्टिंग बात कीजिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। नहीं, देखिए कल कांग्रेस को मैंने एक तरह से अथी दे रहे थे, तो अधीर रंजन चौधरी के बयान देखे क्या? सर माइक पे बोलिए, माइक। अरे इधर देख के बोलिए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप क्या पूछ रहे हैं? बात रखो आपने। तो देखिए, मोदी जी कुर्सी टेबल के लिए राजनीतिक नहीं करते। मोदी जी राष्ट्र के उत्थान, जमीन राष्ट्र के सुनिए ना, मोदी जी राष्ट्र के उत्थान के लिए राजनीति करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जमीनी स्तर पर जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और चीज जमीनी स्तर पर यही दिखा रहा था कि भाई कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त मिलने वाली है, तो उसके बाद आज पार्लियामेंट में भी कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा ने कह दिया कि हाँ, उन्हें भी डाउट होने लग पड़ा है। जैसे खेल अनिश्चितता का खेल होता है ना, देखे ना इंडिया का सब कुछ सही था, 1 मिनट में टूट गया। तो यही राजनीतिक है। राजनीतिक में आप आज के डेट में किसके पास क्या है वो जानना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, ये वाकई जानना बहुत मुश्किल है। हाँ, जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के बाद जिस तरीके के नतीजे आए हैं, उसके बाद वाकई ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे ईवीएम हैक बता रहा है, कोई इसे सनातनी या धर्म को लेकर इसमें जिस तरीके की बातें हुई उसको लेकर कि उसकी वजह से कांग्रेस की ये हार हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है, जिस तरीके से वोट परसेंटेज, कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिला है वो बीजेपी से कुछ कम नहीं है। अगर ओवरऑल 4 स्टेट की बात करें, 4 राज्यों की, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर इन चारों स्टेट में अगर वोट के टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट कांग्रेस को भले ज़्यादा मिला है, लेकिन कांग्रेस उसमें सीटें नहीं निकल पाई, तो बीजेपी को कम मिला है। और बीजेपी ने 3 राज्यों में उसमें बहुत बढ़िया से अपनी सरकार बना रही है। कैमरामैन अजय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।